अगला फैक्टर क्या है, अगला हमारा है कारक, वो है प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, तो क्या प्रकाश की तीव्रता पर भी अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है? बिल्कुल करता है। कैसे? देखो, एक अभिक्रिया हमने लिखी, कैसे अभिक्रिया हमने लिखी H2 प्लस Cl2, ठीक है, H न्यू और क्या बना 2HCl। ठीक है, तो जब हम प्रकाश की तीव्रता की बात करते हैं तो प्रकाश में क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, और यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, फोटोन के फॉर्म में, हमें पता है। यानी कि यहाँ से जो एनर्जी निकलती है वो फोटोन के पैकेट्स के रूप में निकलती है, यानी पैकेट जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। तो ई एनर्जी किसके समानुपाती होती है, प्रकाश की तीव्रता बात करते हो ई समानुपाती है न्यू के। ठीक है, और E बराबर क्या होगा, E बराबर H कांस्टेंट हो जाएगा, H न्यू। ठीक है, तो यहाँ पे H न्यू क्या है, प्रकाश की तीव्रता। और प्रकाश की तीव्रता से अभिप्राय क्या हुआ कि फोटोनों की संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है। तो अगर हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से मतलब है फोटोनों की संख्या को बढ़ाना। भाई जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उससे जो ऊर्जा मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, वो किसके रूप में होती है, फोटोन के रूप में। पैकेट्स होते हैं एनर्जी, इसलिए फोटोन नाम दिया गया। तो फोटोन की संख्या जितनी ज्यादा होगी प्रकाश की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी, जिससे हम प्रदर्शित करते हैं E बराबर H न्यू से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, है ना, न्यू बढ़ाने पर, या हम कैसे कह सकते हैं, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर क्या होगा, फोटोनों की संख्या भी बढ़ेगी, यानी कि फोटोनों की संख्या बढ़ती है, फोटोनों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, यानी कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई, एनर्जी बढ़ाई, तो मतलब फोटोनों की संख्या बढ़ा, यानी कि H न्यू बढ़ी। H न्यू जितना ज्यादा होगी, प्रकाश की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होगी और अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। ठीक है, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो इस तरह से प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होगी, जल्दी होगी और अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी प्रकाश की तीव्रता के बारे में। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, चलिए अगला हमारा फैक्टर है, क्या है, उत्प्रेरक का प्रभाव। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे? उत्प्रेरक होते क्या है, सबसे बड़ी बात तो उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब हम उनको यूज करते हैं, है ना, रासायनिक अभिक्रिया में जब हम उनको यूज करते हैं तो वह खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, रिएक्टेंट के साथ क्रिया नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। कैसे? या तो अभिक्रिया को बढ़ा देंगे या अभिक्रिया को घटा देंगे। ठीक है, तो अभिक्रिया को वेग को हम कहते हैं, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला एक बहुत अच्छा कारक है, ये है उत्प्रेरक। ठीक है, तो उत्प्रेरक के होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कैसे प्रभावित करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन करवाई जाए किससे, H2 से। ठीक है, अभिक्रिया जब होगी तो हमारे पास बनेगा CH3। अब देखो ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में जो H2 है, इस H2 को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब क्या करें, तो यहाँ पे अब इस्तेमाल किया जाएगा कौन, उत्प्रेरक। ठीक है, यहाँ पे है उत्प्रेरक के रूप में निकल या फिर पैलेडियम या प्लेटिनम। ठीक है, इनको उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पे काम में लिया जाता है। तो उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो अधिक कर देंगे या कम कर देंगे। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो खुद तो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन अभिक्रिया को
इजी बना देते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे कि अभी H2 तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की रिक्वायरमेंट थी, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती, जब जाके ये H2 इससे जुड़ेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। अब क्या काम किया? काम हमने ये किया कि यहाँ पे उत्प्रेरक डाल दिया, तो क्या होगा? ये H2 निकल के सतह पर जाकर के चिपक जाएगा। क्या होगा? यह H2 निकल के सतह पर जाके चिपक जाएगा, जिसे हम कहते हैं क्या? अधिशोषण। ठीक है, जो हम आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही ये इसकी सतह पर टूट जाए, भाई इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, H2 के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो उसको ब्रेक कैसे किया जाए? तो उसके लिए काम में लिया हमने यहाँ पे उत्प्रेरक या निकल। ठीक है, ये उत्प्रेरक क्या काम करेगा? ये उत्प्रेरक इस बॉन्डिंग को वीक करेगा, है ना। भाई कोई बहुत गहरी दोस्ती है तो उसको तोड़ना मुश्किल है ना। फूट डालने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर एक बार आपने कोशिश कर दी और स्ट्रॉन्ग कोशिश कर दी, बहुत जानदार वाली, तो क्या हुआ? तो वो थोड़ी सी दूरियां आ जाएंगी, थोड़ी सी दूरियां आई, क्या हुआ? तुरंत फायदा उठा लिया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है, जैसे ही H2 की जो बॉन्डिंग है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ना मुश्किल है, आ गए निकल, तो निकल ने इसको अपनी सतह पर चिपका लिया। जब इसको निकल की सतह पर ही गए तो यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग थोड़ी क्या हो गई? वीक हो गई, और जैसे ही बॉन्डिंग वीक हुई वैसे ही इसने फायदा उठाया और इसके साथ रिएक्ट कर लिया। क्या बना लिया? प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, तो इस तरह से जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते भी हैं और अभिक्रिया के वेग को घटाते भी हैं। ठीक है, डिपेंड करता है अभिक्रिया यानी कि किस तरह के उत्प्रेरक उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं या यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उत्प्रेरक वैसे तो ज्यादातर जो होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया को इजी कर देते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने यानी इंक्रीज करने वाले या बढ़ाने वाले उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक। कौन से? धनात्मक उत्प्रेरक, यानी खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, खुद रिएक्टेंट से क्रिया नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन रिएक्शन की रेट को प्रभावित करते हैं, अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो होते हैं वो वही होते हैं, ज्यादातर उत्प्रेरक जो काम में ले आते हैं बच्चों वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, जिसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया के वेग को कम ना, एरो का निशान समझिए, कम करने वाले उत्प्रेरक। ठीक है, तो कम करने वाले उत्प्रेरक क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, तो जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक धनात्मक, अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले उत्प्रेरक ऋणात्मक। तो जो कि अभिक्रिया में खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, रिएक्टेंट के साथ क्रिया नहीं करते, लेकिन अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक का बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा प्रभाव है, या हम कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स दैट आर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, उनमें एक हमने पढ़ा, यह है उत्प्रेरक का प्रभाव। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? चलिए अगला हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, वो है क्या? वो है हमारा तापमान का प्रभाव, यानी ताप का प्रभाव। तापमान का या ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखते हैं, यानी ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया कम होती है या ज्यादा होती है वो हम देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया है A+B। ठीक है, हमने यहाँ पर इस अभिक्रिया को 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया तो हमें प्रोडक्ट मिला C। ठीक है, अब हमने ताप को बढ़ाने पर ताप दुगुना करने पर, ताप क्या कर दिया हमने? दुगुना।
ताप दुगुना करने पर, ठीक है, करने पर ताप दुगुना कर दिया, क्या हुआ, हमने किया A प्लस बी, ठीक है, ताप 25 की जगह कर दिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, क्या बन गया, प्रोडक्ट C। तो अब बताओ यहाँ पर अगर हम इसकी तुलना में बात करें तो जब ताप बढ़ाया तो अभिक्रिया का वेग बताओ बढ़ेगा या घटेगा, बताइए। यस, सीधी सी बात है भाई, बढ़ेगा, ताप बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कण आपस में जल्दी जल्दी टकराएंगे, कण जितने जल्दी जल्दी आपस में टकराएंगे उतनी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, इसका मतलब अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ताप बढ़ाने पर भाई कण आपस में टकराएंगे, क्रियाकारक आपस में टकराएंगे, तभी तो जाकर के प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, है ना। तो जब हमने इसका ताप बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर हमने बहुत क्या कर दिया, डबल कर दिया, 25 था हमने 50 कर दिया, तो उतनी ही जल्दी हमें प्रोडक्ट मिला, है ना। तब उस केस में अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, अभिक्रिया का वेग, ठीक है, क्लियर। भाई आप पानी गर्म करते हो, कम फ्लेम पे करते हो, थोड़ा टाइम लगता है गर्म होने में, है ना। जैसे सर्दियों में गर्म पानी पीने की आदत होती है कई लोगों की, गर्म पानी अच्छा भी लगता है, पीना भी चाहिए। तो क्या करते हैं कि कई लोग जैसे टाइम नहीं है, बहुत जल्दी चाहिए, तो फटाफट क्या करते हो, गैस की फ्लेम तेज कर देते हो, तो उतनी ही जल्दी गर्म पानी मिलता है ना। तो कहने का मतलब है कि अभिक्रिया जहां समय लग रहा था, टेम्परेचर कम था, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाते ही पानी फटाफट गर्म हो गया, तो मतलब अपने उसको यूज कर ले। तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग भी इसी तरह से है, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ताप बढ़ाया, तो कण जल्दी जल्दी भागेंगे एक दूसरे की तरफ और फटाफट टकराएंगे और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, या हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग जो है वो समानुपाती है, यहाँ से देती हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन ROR समानुपाती है किसके, T यानी कि टेम्परेचर के, ठीक है। यानी कि ताप बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा बहुत ही अभिकारक की सांद्रता पर सबसे इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे जो हम इतने सारे फैक्टर्स पढ़ रहे हैं ना बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अलग अलग कारक जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, इनमें से दो कारक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अभी हमने पढ़ा क्या, ताप का प्रभाव, है ना, दूसरा है ये है सांद्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से ही हमारा चैप्टर आगे चलेगा, ठीक है। यही चीजें हमें आगे पढ़नी है। देखिए मेरा क्या, अब ये क्या है, अभिकारक की सांद्रता पर। अब ये तो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो अभिक्रिया के वेग की जो परिभाषा है वो इसी से ही तो रिलेटेड है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, देखो बार बार मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ, याद करा रही हूँ, आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो जानी चाहिए अभिक्रिया के वेग की क्या परिभाषा है, ठीक है। इकाई समय के साथ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वही क्या है, अभिक्रिया का वेग। तो वही तो हो रहा है, सांद्रता में परिवर्तन, तो अभिकारक की सांद्रता पर तो निर्भर करेगा ही करेगा अभिक्रिया का वेग, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यानी अब तक तो हमने देखा कि वेग कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, हमने समझ लिया, लेकिन सांद्रता में क्या होगा, सांद्रता बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ेगा या घटेगा, कम करेंगे तो वेग बढ़ेगा या घटेगा, या फिर वेग बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अब जब इसको देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, कैसे, यहाँ पे ये देखा गया कि जब अभिकारक की सांद्रता बढ़ाई जा रही है, जिसमें अलग अलग चीजें ऑब्जर्व की गई, क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे A प्लस B दो अभिकारक हैं और ये हमारा उत्पाद बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें नंबर 1 पहला केस ये दिखा कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर, किसकी सांद्रता बढ़ा रहे हैं, अभिकारक की, ठीक है। तो लिख देती हूँ मैं, आपको इजी रहेगा लर्न करने में। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। एक तो ये केस देखा। दूसरा नंबर 2, अभिकारक
की सांद्रता बढ़ाने पर ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है। वेरी स्ट्रेंज, यानी कहीं पर तो किसी रिएक्शन के लिए कहीं पर तो सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो वेग बढ़ रहा है, कहीं पर वेग बढ़ा रहे हैं मतलब सांद्रता बढ़ा रहे हैं पर वेग घट रहा है यानी कि कम हो रहा है, और कहीं पर ये देखा कि सांद्रता बढ़ाने पर वेग यानी कि ROR पर कोई प्रभाव नहीं। ऐसा क्यों, है ना? या फिर देखा कि सभी हम कह सकते हैं सभी क्रियाकारकों की सांद्रता का ROR यानी सभी की बात करें तो यहाँ पर जैसे A प्लस B दोनों है तो दोनों की बात करें तो हमें कहेंगे भी दोनों की सांद्रता से ही वेग प्रभावित होगा, नहीं, यानी कि सभी अभिकारकों की सांद्रता का ROR पर प्रभाव नहीं, है ना, यानी कोई इफेक्ट नहीं। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि सिर्फ A पर निर्भर, है ना, A पर निर्भर, यानी कि B पर नहीं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर A की सांद्रता बढ़ाई या घटाई, A की सांद्रता में परिवर्तन करते हैं तब रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट होता है, लेकिन अगर B की सांद्रता को हम करते हैं कुछ भी चेंज तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। कहने का मतलब है कि सारे ही अभिकारक की सांद्रता का प्रभाव नहीं है कि सारे ही अभिकारकों की सांद्रता का प्रभाव पड़ रहा है, कुछ सिर्फ A पर तो निर्भर है। कौन? ROR। A पर क्या निर्भर है? यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ROR की, रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है, यानी कि सिर्फ A पर निर्भर है। कौन? ROR, B पर नहीं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन A से इफेक्ट हो रहा है अगर A की सांद्रता बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन B की सांद्रता बढ़ाने या घटाने पर अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह के अलग अलग केसेस सामने आए कि कभी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, कभी बढ़ा रहे पर रेट ऑफ रिएक्शन तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, कहीं पर कम हो रहा है, कहीं पर देखा तो हमने एक ही क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, दोनों की पर नहीं, यानी कि सारे ही अभिकारकों की बात करें तो सभी अभिकारकों की सांद्रता का प्रभाव सांद्रता का ROR पर प्रभाव नहीं है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा किस लिए है, ये हम जानेंगे हमारे अगले लेक्चर में। यानी इससे रिलेटेड हम क्या पढ़ेंगे? इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग, और वो है वेग नियम। यानी ऐसा क्यों होता है इसकी जानकारी हमें देगा वेग नियम या वेग व्यंजन या दर नियम, ठीक है। तो वेग नियम और दर नियम से हमें यह पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो वेग नियम हमें क्या बताता है बच्चों? वेग नियम हमें अभिक्रिया के वेग पर अभिकारक की सांद्रता का प्रभाव क्या है उसको समझाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता से वेग कैसे प्रभावित होगा, यह हमें बताएगा वेग नियम, जो हम पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में, ठीक है बच्चों। तो यह सारी बातें थी हमारे आज की, यानी आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा बच्चों अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो अभिक्रिया के वेग को अलग अलग तरह के जितने भी कारक थे हमने सब पढ़ लिए आज, ताकि कहीं से कोई भी प्रश्न आए तो हमारा आंसर नहीं छूटना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये बातें थी हमारे आज की अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की। दो इंपॉर्टेंट है इसमें, ताप और सांद्रता, और हम इन्हीं को लेकर के चैप्टर को आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में तैयार रहिएगा मेरे साथ पढ़ने के लिए क्या? सांद्रता का प्रभाव यानी कि वेग नियम को, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही।
और बने रहिए मेरे साथ मोशन के साथ। और मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहीं से आपको इसकी DPP मिलेगी, ठीक है, और इसके सारे आपको जो भी नोट्स हैं वो सब अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इतना ही आज के लिए, धन्यवाद दीजिए मुझे, थैंक यू।